सभी बच्चों को मेरी ओर से यानी यशवंत सर की ओर से सादर नमस्कार। आशा है आप सभी घर पर आनंदमय होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए हम अब जानने जा रहे हैं कक्षा 11वीं वेदांत का एक पाठ जिसका नाम है भारतीय कलाएं। भारतीय कलाओं से कौन परिचित नहीं है, लेकिन कक्षा में जो पाठ आपके आ रहे हैं उन पाठों को जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पाठ के अंदर से ही प्रश्न बन के आपको परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आइए हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं भारतीय कलाएं, और जो कि यह भारतीय कलाएं पाठ है और यह पाठ संकलित पाठ है। संकलित का अर्थ होता है कि इसमें जगह जगह से जानकारियाँ इकट्ठी करके इसको यहाँ पर लिखा गया है। संकलित निबंध ये एक निबंध विधा में है। भारतीय कलाएं में विभिन्न भारतीय कलाओं जैसे कि चित्रकारी, संगीत, नृत्य इत्यादि का बहुत ही रोचक ढंग से ऐतिहासिक ज्ञानवर्धक वर्णन किया गया है। इनके अंतर संबंधों की एक बखूबी जो इसकी विशेषताएं हैं वो दिखाई गई है और उसकी अच्छी व्याख्या इसमें की गई है। कलाओं की भी एक अपनी भाषा होती है। हम अपने आसपास के परिवेश को न सिर्फ अपनी भाषा से अपितु वहाँ की चित्रकारी से, वहाँ के संगीत से, वहाँ के नृत्य से भी जान सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक उत्सव प्रधान देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। इसके विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी तक के कार्यों से जुड़ी हुई होती है। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म और धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। सबकी अपनी अपनी वेशभूषाएँ हैं, सबकी अपनी अपनी कलाएं हैं। जैसे एक विशाल बगीचे में अनेक तरह के पुष्प होते हैं और वे पुष्प वहाँ मुखरित होते हैं, लेकिन वे सभी पुष्प उस ही बगीचे के पुष्प कहलाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ भारतवर्ष भी एक बगीचे के समान है और जो यहाँ के लोग हैं पुष्प की भांति हैं। किसी पुष्प का रंग सफ़ेद है, कोई गुलाबी है, कोई हरा है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई कैसा है, लेकिन वे सभी क्या हैं, पुष्प उस बगीचे के पुष्प कहलाते हैं। वास्तव में यही हमारे गौरवशाली अतीत और संभावनापूर्ण वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी है। आइए जानते हैं आगे हम क्या है भारतीय कलाएं। प्रारंभ में सभी कलाओं का संबंध लोक अथवा समूह से था। लोक का अर्थ है आसपास के लोगों से, समूह से। बाद में ये व्यवसायीकरण में या व्यवसायीकरण के कारण व्यक्तिगत होती गई। मध्यकाल के विभिन्न शासकों ने इन कलाओं को संरक्षित करने, इन्हें परिष्कृत करने का कार्य भी किया। मतलब जिन जिन राजाओं का शासन रहा है उन राजाओं ने इन कलाओं को संरक्षित भी किया, उसे परिष्कृत भी किया और उसको विस्तार भी देना चाहा। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि संस्कृत के बड़े महाकवि हुए हैं। भरत मुनि का एक बड़ा ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, और उस नाट्य शास्त्र से ही समान जितनी भी कलाएं हैं उनका उद्भव हुआ है। या हम कह सकते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सभी कलाओं का उल्लेख है। नाट्य शास्त्र कला के लिए अब तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। इसी शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय इत्यादि कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप प्रदान किया है। हम कह सकते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अनेक प्रकार की कलाओं का रूप मिलता है, उनका स्वरूप मिलता है, उनकी विशेषताएं मिलती हैं। अर्थात हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के समान सभी कलाओं के दर्शन कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। चित्रकारी भाषा प्राप्ति से भी पूर्व से मानव जीवन का अभिन्न अंग रही है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है।
अब ये शैल चित्र क्या होते हैं? दीवारों पर बने हुए चित्र। आपने अगर पुराने कई गुफाएं देखी हों, चट्टानें देखी हों, वहाँ पर दीवारों पर कुछ चित्र बने रहते हैं, है ना, उनको ही शैल चित्र कहा जाता है। शैल का अर्थ है पत्थर, पत्थर पर बने हुए चित्र शैल चित्र कहलाते हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। इन गुफाओं में, अभी गुफाएं कहाँ कहाँ हैं? ये गुफाओं भीमबेटका है, एलोरा है, अजंता है, बाघ और बादामी तथा एलिफेंटा इत्यादि अत्यधिक प्रसिद्ध गुफाएं हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ है? ये तो अपने मध्य प्रदेश में ही है, सभी आप जानते हैं। अजंता एलोरा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो हमें इन सब के बारे में जानकारियाँ भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अनुपम उदाहरण हैं, है ना। ये याद रखें हम, महाबलीपुरम की जो विशाल मूर्ति है वह कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अनुपम उदाहरण है। लघु चित्रों में कलमकारी, फुलकारी, वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसके साथ साथ राजस्थान चित्तौड़गढ़ की पेंटिंग, उड़ीसा की पटचित्र कथा, पट का अर्थ है पर्दे पर लिखी गई चित्र, पर्दे पर उकेरे गए चित्रों के द्वारा कही गई कथा पट कथा कहलाती है। ठीक है। और मिथिला की मधुबनी, मिथिला की क्या प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्रकला। अस्थायी कलाओं में कोहबर, ऐपण, अल्पना, रंगोली, मंडवा, सतिया, अरिपन, चौक पूर्णा। आपने गाँव में भी चौक पूरे होंगे, है ना, तो चौक पूर्णा कहते हैं। ये भी कला का एक नमूना है। कोलम इत्यादि कलाएं काफ़ी प्रचलित हैं। वास्तव में कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। ये कलाएं दिखाती हैं कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी सभ्यता क्या थी। और आज भी इन कलाओं के हमें दर्शन कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, जिससे हम बखूबी जान सकते हैं कि कलाएं हमारी आज की कला नहीं, प्राचीन कलाएं हैं जो आज भी कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में जीवित हैं। वैदिक काल में दो प्रकार के संगीत, मार्गी तथा देशी का उल्लेख मिलता है। किसमें? वैदिक काल में। हम ये जानते हैं कि जो हमारा जितने 4 वेद हुए हैं उसमें से एक वेद है सामवेद, और सामवेद से ही संगीत का जन्म हुआ है। तो वैदिक काल में 2 प्रकार के संगीत, एक मार्गी संगीत और एक देशी संगीत का उल्लेख मिलता है। दस्तावेजीकरण के अभाव में, मतलब हमने दस्तावेज उसका लिख नहीं पाए, उसका विवरण कर नहीं पाए, ये कारण रहा कहीं ना कहीं। तो दस्तावेजीकरण के अभाव में भारतीय संगीत कला के इतिहास की ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। वास्तव में चाहे संगीत कलाकार किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन वो पहले सरगम तो हिंदी में ही बोलता है, सारे गामा पाधा निसा, ये हिंदी में है, चाहे भले वो संगीतकार कहीं का भी हो। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंधित है। काल का अर्थ है समय, कब कौन सा राग किस समय गाया जाता है। भैरव, मेघ, दीपक राग, श्री राग, कौशिक एवं हिंडोला इत्यादि कुछ रागों के प्रसिद्ध नाम हैं, और इन सबका समय रहता है कि हमें कब कौन सा राग किस समय गाना चाहिए। आज वर्तमान काल में कई इन चीज़ों का ध्यान लोग कम देते हैं, लेकिन जो वास्तव में शास्त्रीय संगीत है वहाँ हमें इसकी जानकारी मिलती है कि रागों का मतलब क्या है और उन रागों का किस समय गाने का विशेष एक उचित अवसर रहता है, महत्व रहता है। आगे बात करते हैं। भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु जैसे वीणा, जल तरंग, रबाब, दो तार, बांसुरी इत्यादि से संगीत निकालने में दक्ष रहे हैं। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य वीणा था। ये भी याद रखें कि भारत का जो प्रमुख वाद्य यंत्र क्या था? वीणा।
अगर आप यार वीणा देखी हो आप लोगों ने, तो माँ सरस्वती के हाथ में वीणा होती है। माँ भगवती जब वीणा बजाती है तो उससे हमारे शरीर में, है ना, स्वरों के तार अपने आप छिड़ जाते हैं, हमें शब्द ज्ञान हो जाता है, हमें, है ना, ज्ञान से उसका अर्थ समझ में आता है। यदि हमने अर्थ समझ लिया तो हम ज्ञानवान बन जाते हैं। तो ये माँ सरस्वती की जो वीणा है वो सबसे पहला वाद्य यंत्र रहा है भारतवर्ष का। उसके बाद अन्य वाद्य यंत्र सामने आए हैं। भारतीय संगीत भी लोक से जुड़ा हुआ है। लोक का अर्थ है लोगों से, है ना। भारतीय नृत्य कला में दक्ष नर्तक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उल्लेखित नियमों का पालन करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें समस्त कलाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं अब बारी आती है नृत्य कला की, तो नृत्य कला का उल्लेख भी नाट्य शास्त्र मिलता है और नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है। नाट्य शास्त्र में दो शब्द हैं, नर्त और नृत्य। नर्त और नृत्य। भारत सदैव से ही लोक नृत्यों का देश कहा जाता है। केरल का कुरुवांजी, राजस्थान का घूमर, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र का लावणी, मैसूर का बालाकल, पंथी, झारखंड का राउत, केरल का कुरवांजी, है ना, पंजाब का गिद्दा, ये नृत्य के नाम हैं। अरुणाचल प्रदेश का निशी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोहलम, छत्तीसगढ़ का पंथी, झारखंड का राउत, हिमाचल प्रदेश का नागमेन, किन्नौरी तथा बंगाल का छाओ। ये कुछ नृत्य के नाम हैं, हमें याद होने चाहिए। ठीक है। छाओ इत्यादि अत्यंत लोकप्रिय एवं सुविख्यात लोक नृत्य हैं। इन सभी लोक नृत्यों में एक समानता पाई जाती है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं, एक झुंड में होते हैं। ठीक है। वास्तव में लोक नृत्यों से ही शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ है। आज जो हम नृत्य देखते हैं फिल्मों में, वो कोई नृत्य नहीं है, वो तो केवल एक प्रकार से किसी को लुभाने के लिए ऐसे नृत्य होते, लेकिन वास्तव में नृत्यों में विशेष कोई खास बात नहीं होती है। ये नृत्य शैलियों का जादुई प्रभाव ही है। इनके माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया जाता रहा है। मतलब नृत्य के माध्यम से ही, एक नाटिका के माध्यम से महाभारत जैसी विशेष जो बड़े बड़े जो ग्रंथ हुए हैं, इन कलाओं को भी, इस ग्रंथों को भी दर्शाया जाता रहा है। आपने देखा होगा आसपास ये बड़े बड़े प्रदेशों से, यूपी से हमारे यहाँ पर लोग रामायण पाठ करने आते हैं या रामलीला करने आते हैं, तो वे क्या करते हैं, वे लोक नृत्य करते हैं और उस लोक नृत्य के माध्यम से ही वहाँ की जो रामलीला है, राम जी की लीला है, रामायण पाठ है या महाभारत है या कृष्ण लीला इत्यादि का वे प्रदर्शन करते हैं। तो ये भी उनका तरीका है लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाने का। शास्त्रीय नृत्यों की बात करें हम तो उसमें केरल का कथकली एवं मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का भरतनाट्यम, असम का सत्रिय इत्यादि प्रसिद्ध हैं। आशा है मेरी बातें आपको ठीक से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये बड़े बड़े पाठ हैं, कई बार कक्षा में पूरे हो नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आपको इस माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा। सभी भारतीय कलाओं के मध्य एक अंतर संबंध देखने को मिलता है। उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस क्राफ्ट या फिर बांस के वाद्य यंत्र इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यह भारतीय कलाओं का जादू ही है जो आज पूरा संसार इसके प्रभाव से सम्मोहित सा होता जा रहा है। तो आशा है आपको पूरा पाठ ठीक से समझ में आ गया होगा। अपने कमेंट्स में अवश्य लिखें कि आपको मेरी शैली, आपको मेरी भाषा ठीक से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अनेक मित्रों को इस भाषा से, इस विषय से जोड़ने का प्रयास करें। तो मिलते हैं जल्दी यहाँ फिर नई कुछ कहानी के साथ। कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 9वीं
आदि के पाठ में आपको इसी प्रकार से जो पाठ कक्षा में कई बार नहीं हो पाते हैं समय अभाव के कारण, मैं आपको इस प्रकार से चीज़ों को यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि कक्षा में पाठ पढ़ेंगे हम, लेकिन फिर भी इस माध्यम से आपका और अभ्यास तरीके से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। मिलते जल्दी ही हम। आपका दिन शुभ हो, और आपने इतना समय निकाला उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सो मच।